अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या और आरजू काजमी की। मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते वीडियो को चैनल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू। थैंक यू। आज हम सबसे पहले मेजर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आपके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कश्मीर के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है। उस पर काफी हंगामा है। थोड़ी देर पहले मैं आपके एक टीवी चैनल पे भी थी। तो ये ऐसे ही आप समझ रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, या वाकई में अब फिर से भारत सोच रहा है कि कश्मीर के लिए बातचीत की जाए या कोई ऐसा एक्शन किया जाए जिससे कि जो आप आजाद कश्मीर, जैसे आप लोग पीओके कहते हैं, वो लिया जाए? आरजू जी, ऐसा है कि ये जो राजनाथ सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, इसको आइसोलेशन में ना देखा जाए। क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो वोट लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी। ऐसा नहीं है, अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन 2024 में है, तो आज वो बयान क्यों दे रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई भी गवर्नमेंट है इंडिया की, उसका मौकफ है ये 1994 में हमारे पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है आरजू जी। इंडियन पार्लियामेंट का 1994 का एक रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि आपका आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो भारत को वापस लेना है। ये एक हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। तो जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन से कुछ अलग नहीं है। ये वॉर मॉन्गरिंग नहीं है। मतलब अगर कोई इसको ये बोले कि भारत को जंगी जुनून चढ़ गया है या भारत जारियत तो उतर आया है, ऐसा नहीं है। ये भारत की स्टेटेड पोजीशन है, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की एक स्टेटेड पोजीशन है, एक रेजोल्यूशन है। तो उसके तहत बात हो रही है ये। तो इट शुड बी रेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान ने भी इधर से स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान वालों ने भी कहा है कि जी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बार ही बैठकर और इसका कोई हल निकालें? बिकॉज बहुत सी जंगें भी लड़ चुके, सब कुछ कर चुके, और फिर बार बार उठकर यहाँ से भी इसी किस्म का स्टेटमेंट जाता है और भारत से भी आता है। ये कब तक चलेगा? अच्छा आरजू जी, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, कि मतलब किसी ने मुझसे बात बोली थी, बड़े सीनियर डिप्लोमेट थे। तो मैंने उनसे ये बोला कि पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग जंग की बातें मत किया करिए। तो भारत हर समय जंग की बातें करता है या इसकी बातें करता है। तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने बोला, आज तक तो सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू करी, हमने तो शुरू करी नहीं। तो हमारी बातों से इतनी परेशानी क्यों? हमने तो जंग करी नहीं अभी तक। तो हमारी बातों से ऐसी क्या परेशानी है पाकिस्तान को? भाई, बातें फ्री हैं, बातें लोग। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, और भारत में जो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशंस होते हैं आरजू जी, दोज आर टेकन वेरी वेरी सीरियसली एंड दे आर वेरी सैक्रोसैंक्ट इन नेचर। मतलब कि ये, और तब 1994 में जब ये हुआ था, तब भाजपा की सरकार नहीं थी पावर में। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो हमारी जंगों का एक इतिहास रहा है, एक तारीख रही है। अक्सर एक 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 पाकिस्तान में एक तासुर है, एक नैरेटिव है कि बीजेपी है तो जंग करवाएगी, और बीजेपी है वो चाहती है कि पाकिस्तान से जंग हो। अब चाहती है नहीं चाहती है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश बना था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसमें इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर भारत की। उस समय मोदी जी को कोई जानता नहीं था। मोदी जी उस समय बहुत छोटे थे, और अटल जी भी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे देश के, और वो कांग्रेस की सरकार थी। तो जब 1965 की जंग हुई थी, जब लाहौर तक इंडियन फौजें पहुंच गई थी, तो तब भी कांग्रेस की सरकार थी। तो मतलब ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ ठीक है, कांग्रेस किसी और तरीके से कुछ करना चाहे, भाजपा किसी और तरीके से कुछ करना चाहे, रास्ते सबके अलग हैं। लेकिन ओवरऑल देयर इज अ जनरल, देखिए ऑपोजिशन में रहते हुए राहुल गांधी जी 10 चीजें बोलेंगे, और उनको बोलने दीजिए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब कांग्रेस पावर में होती है, जब कांग्रेस सत्ता में होती है, ठीक है ना,
हाँ, कांग्रेस ने कुछ चीजें थी जिसमें वीकनेस दिखाई काफी, जैसे 26/11 के बाद कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया, या और भी कई चीजें हुई थी। 1993 जो टेरर अटैक्स थे बॉम्बे में दाऊद इब्राहिम के, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, ये बात सच है। लेकिन जब कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग लीडर्स रहे इन द पास्ट, कांग्रेस ने एक्शन लिया है। शास्त्री जी थे, कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक था, प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका ताशकंद में देहांत हुआ था, आपने सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर हम इंदिरा गांधी जी का नाम जानते हैं, 1971। तो ये सब ऐसी बात नहीं है। भारत में एक जनरल अग्रीमेंट है रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। 19-20 का फर्क है। कांग्रेस कुछ रास्ता लेना चाहती है, भाजपा कुछ रास्ता लेना चाहती है, लेकिन ओवरऑल देयर इज अ जनरल कंसेंसस रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन खैर ये तो क्योंकि उनका स्टेटमेंट आया था तो मैंने कहा मैं ये भी आपसे पूछती चलूं, लेकिन असल में बात मैं आपसे ये करना चाह रही थी कि मुझे ये बताइए कि आजकल पाकिस्तान में जो बात चल रही है कि यूएई को अपने एसेट्स जो है वो बेच दिए जाएं उनको, ताकि कुछ फंड जमा हो जाए। आपके ख्याल से ये कहाँ तक सही है? मतलब आप क्या समझते हैं कि अगर कोई कंट्री इस तरह से करे तो क्या वो सरवाइव करेगी, आगे जाके हमें कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है? आरजू जी, बात यह है ना कि ये जो इसकी शुरुआत है ना कि 10% हमें स्टेक दे दो अपनी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज में, ये तो पहले तो पाकिस्तान ने पैसे मांगे थे उनसे, लोन के, ये एड जो भी आप वर्ड उसको कहना चाहें, ग्रांट कहना चाहें, लोन कहना चाहें, एड कहना चाहें, मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी वो मांगने गए थे तो उन्होंने उसके लिए मना करा और बोला कि नहीं, हम एक काम करेंगे, आप हमें 10% इसमें दे दीजिए और एक माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग हमें दे दीजिए, बोर्ड पे एक प्लेस दे दीजिए, तब हम आपको इतना पैसा देने का विचार करेंगे, फिर सोचेंगे। देखिए, मैं तो एक बात बताता हूं आपको कि ये ना लॉन्ग टर्म, इसका थोड़ा सा मैं, अगर आपकी इजाजत हो, थोड़ा तफसील से मैं जवाब दे दूं आरती जी। जी जी प्लीज। ऐसा होता है कि जब पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल होती है, या आप लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी गई, उसके पीछे भी जिस वजीर आजम के अंडर या जिस सदर यानी प्रेसिडेंट के अंडर वो होता है, उसको खुद नहीं पता होता कि क्यों इकोनॉमी अच्छी हो गई। जब बुरी हो गई, इनको खुद नहीं पता कि इकोनॉमी क्यों बुरी हो गई। बिकॉज मैं आपको बताता हूं, नोबडी इज इन कंट्रोल, नोबडी इज इन कंट्रोल। इट्स लाइक एन एयरक्राफ्ट ऑन ऑटो पायलट। मैं आपको बताता हूं, इमरान खान का कोई भी ये बताए, इमरान खान के अंडर एक्सपोर्ट्स कितने बढ़ गए पाकिस्तान के? जरा, जो इमरान खान के कई पीटीआई वाले कहते हैं, मुझसे भी 1-2 लोगों की बात हुई, तो उन्होंने बोला कि साहब, इमरान खान साहब के अंडर तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई थी। अब इनसे सिर्फ ये पूछिए पीटीआई वालों से कि क्यों, कैसे हो गई, जरा हमें लिख के एक पेज पे लिख के बताओ ना, जो आप कह रहे थे अच्छी हो गई। ऐसी बात नहीं है कि अच्छी नहीं हुई या हुई, दैट इज नॉट द पॉइंट। बात यह है कि वो इमरान खान के करने पे अच्छी नहीं हुई, ना शहबाज शरीफ के करने पे वो बुरी हुई। ये जो जानवर है इकोनॉमी, ये अपनी मनमर्जी का है, जिसको सींग मारे सींग मारे, जिसको पूंछ मारे पूंछ मारे, कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है इस जानवर को। बिकॉज देयर इज नो इकोनॉमिक प्लानिंग, देयर इज नो फाइनेंशियल प्लानिंग इन पाकिस्तान। ये अपनी मनमर्जी से चलता है मामला। और आपके यहाँ लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं जो कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या हुआ है कि आप लोगों ने उन सबको सियासत के भेंट चढ़ा दिया। आपने बली इन द सेंस कि आपने कुर्बानी दे दी उनको, एक सेंस में कुर्बानी, बली एंड कुर्बानी आर नॉट द सेम थिंग, बट जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू, पाकिस्तानी ऑडियंसेस को समझाने के लिए कि उनको बलि चढ़ा दी उनकी। आपके यहाँ पाकिस्तान में हैं लोग, आपके यहाँ पे डॉक्टर्स हैं ऐसे जो कि आपके हेल्थ सेक्टर को अच्छा कर सकते हैं, आपके यहाँ डिप्लोमेट्स हैं जो आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बिलावल भुट्टो को भी तो बनाना है ना। आपको बिलावल भुट्टो को बनाना है, आपको शाह महमूद कुरैशी को बनाना है, वो आपकी मजबूरी है, सियासी मजबूरी है। तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? बिलावल भुट्टो थोड़ा ना भुगतेगा, ये शाह महमूद कुरैशी साहब थोड़ा ना भुगतेंगे, वो तो मुल्क भुगतेगा ना, वो तो पाकिस्तान उसका खामियाजा भुगतेगा, तो पाकिस्तान भुगत रहा है। तो यही है। देखिए, आपने पहले जैसे कि एयरपोर्ट्स गिरवी रख दिए, फिर आपने बोला कि हम अपने बच्चों के खेलने के पार्क्स F9 हम वो गिरवी रख देंगे, फिर आपने बोला मोटरवेज गिरवी रख देंगे। एक एक करके जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका धीरे 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 खत्म होने पर आ गया। भाई, उनको भी तो पसंद आना चाहिए ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप वही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो गिरवी रखेंगे जो सरकार का है। भाई, जैसे आप हैं, आप अगर इस्लामाबाद में रहती हैं, आपका घर थोड़ा ना सरकार गिरवी रख सकती है। बिल्कुल। यू आर द ओनर ऑफ योर हाउस। सरकार क्या कर सकती है पाकिस्तान की? वो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट गिरवी रख सकती है, जो रख चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब ये इस पे आ गए। अच्छा, ये चीज भी खत्म हो जाएगी आरजू जी, क्योंकि हर दूसरे महीने पैसा चाहिए।
अब ये चीज भी खत्म हो जाएगी, फिर ये बोलेंगे 10 की जगह चलो अब हम 50% गिरवी रख देते हैं, राइट? फिर एंड में क्या होगा? एंड में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि पॉलिसी अभी भी नहीं है। देखिए, अगर आपकी पॉलिसी है और वो पॉलिसी कामयाब नहीं है तो उस पॉलिसी को इंप्रूव करा जा सकता है। अगर लोगों की नीयत है तो उसको इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, लेकिन अगर नीयत ही नहीं है और आपकी पॉलिसी नहीं है, मैं वही कह रहा हूं ना, जो पीटीआई वाले ये कहते हैं कि खान साहब के समय बड़ी जबरदस्त, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन कहते हैं, आप उनसे पूछिए क्यों चल रही थी, जरा एक कागज पे लिख के तो बताएं 4-5 पॉइंट हमें भी। क्योंकि देखिए आरजू, रोटी तो हम भी खाते हैं ना, इंसान तो हम भी हैं, रोटी हम भी खाते हैं, थोड़ी बुद्धि हमारी भी, अकल हमारी भी, तो हमें समझा दीजिए कि खान साहब ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी अच्छी हो गई, इन भाई साहब ने कौन सा तीर मार दिया कि आपकी इकोनॉमी डूब गई। अगर इस समय इमरान खान होते प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ की जगह, तब भी आपका डॉलर 230 का बिक रहा होता। बिल्कुल सही। क्योंकि वो चीज सेट हो गई थी इमरान खान के समय पे, और इमरान खान से भी पहले नवाज शरीफ के वक्त सेट हो गई थी, वो उसको जाना ही था ऐसे। ये रिटन है, ये लिखा हुआ है, ये होना है, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो वो अपने आप ही चली जा रही है। जैसे कि आप टायर को देखें ना, ढलान पे टायर को छोड़ दें, खुद रोल करता रहता है, इन्होंने वैसे छोड़ रखा है आपकी इकोनॉमी को। तो एक तरफ तो ये पहले कह रहे थे कि जी हम, यानी स्टैब्लिशमेंट वाले ये कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, जिसमें इमरान खान ने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये वो। अब वो कह रहे हैं कि जी हम हल्की सी मदाखलत करेंगे, यानी सॉफ्ट इंटरफेरेंस के लिए उन्होंने कहा है कि करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? क्या ये वर्ड ठीक है? क्या ये इस तरह की मदाखलत ठीक है, होनी चाहिए? नहीं आरजू जी, फौज फिर क्या करे जब ऐसी बंदरबांट हो रखी है पाकिस्तान में कि एक दूसरे के गर्दनों पे लोगों का हाथ है। जैसे साजिद तारड़ साहब बोलते हैं ना अक्सर कि एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में माचिस की तीली है। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक, तारड़ साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, गलत नहीं कह रहे वो, ही इज राइट। सो जब ऐसा मुल्क में हालात हो तो फिर फौज को कुछ करना पड़ेगा। उसको सॉफ्ट इंटरवेंशन बोलेंगे, हल्की मदाखलत बोलेंगे, जो फौज करेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस दाने पे पाकिस्तान आ चुका है, जो उसके सियासतदान, जो उसके अशराफिया ले आए हैं पाकिस्तान को, बहुत मुश्किल वक्त है। और जिनको भी ऐसा लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, जो कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान जिस पैसे से खेल रहा है वो पैसा उसका नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर डेट का पाकिस्तान में क्या हुआ कि एक से पैसा लिया, दूसरे से पैसा लिया, तीसरे से पैसा लिया, चौथे से लिया, तो एक की बारी आ गई वापस देने के लिए, तो उन्होंने चौथे का पैसा पहले को दे दिया, पहले का दूसरे से निपटा दिया, तीसरे का दूसरे से निपटा दिया, चौथे का तीसरे से, तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब ये चीज चल रही है। तो आपने क्या करा कि अब जैसे सऊदी अरब का पैसा है, सऊदी अरब का पैसा देना है, आप चीन गए, चीन से पैसा लिया, सऊदी को दे दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको सऊदी को पैसा देना है तो क्या आपके पास, सरकार के पास वो पैसा पड़ा है कि वो सऊदी को पैसा दे दें? वो नहीं है। और जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 10, 11, 12 बिलियन के जितने भी हैं, उसमें से आपके लार्जली जो हैं, वो तो आपने जो पैसा लिया है लोन लोगों से, वो हैं, आपके कमाए हुए पैसे नहीं हैं, वो तो लोन्स हैं आपके, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ज्यादातर, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर। तो ये इट्स अ वेरी ट्रबलसम सिचुएशन फॉर पाकिस्तान टुडे। ये तो वही हो गया ना, इसकी टोपी उसके सर, वो जो कहा जाता है कि इधर से उठाया उधर दे दिया। लेकिन इससे खैर मतलब इससे संभलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। आपको लग रहा है कि निकल पाएंगे किसी तरीके से? और उसके बाद हम जरा बात करना चाहेंगे बलूचिस्तान की भी। जी आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ, इससे निकलना पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनरल बाजवा ये कहते हैं कि सब, अब पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है कि आप एक कैबिनेट बनाएं टेक्नोक्रेट्स की। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा। वीडियो एक तो टॉपिक था इसमें, कल इंडियन जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है और उनके लिए जो पीओके है उसको वापस लेंगे। और ये बयानात ऐसे गाहे बगाए आते रहते हैं, पहले भी आते रहते थे, अभी भी आते हैं। और पाकिस्तान क्लेम करता है कि हम जो जम्मू कश्मीर है उसको वापस ले लेंगे। तो ये मामला दोनों तरफ से चलते रहते हैं। अब देखें कौन किसका कश्मीर वापस लेता है, ये तो फ्यूचर फैसला करेगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अभी के लिए तो इतनी कोई अच्छी हालत नहीं है कि
इन सारे मामला पर बात करे या करे। अगर उनकी स्टेटमेंट आई है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरफ से किसी ने जवाब भी दिया है इसका, या इस पे बात भी करी है। और दूसरा, इंडियन अभी कोई इस पोजीशन में नहीं है कि इसको वापस ले लें या पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दें। अगर इंडिया वाले करना चाहते हैं तो ये तो बिल्कुल सही समय है उनके लिए कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो अगर जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन मौका हो सकता है। लेकिन इंडिया भी अभी जो है अपनी स्ट्रगलिंग मूड में है, कोई इतना बहुत ज़्यादा तरक्की कर नहीं चुका, अभी कर रहा है। तो वो उसको अगर वो इस तरह की कोई हरकत करेगा तो उसको भी ब्रेक लग जाएगी। तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि जो मामला अभी उसके सेटल हो रहे हैं उसको ख़राबी की तरफ ले जाए, सिर्फ ये कश्मीर का चूरन लेने के लिए। वो एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है जो पाकिस्तान की तरफ है, और छोटा सा टुकड़ा है वो जो इंडिया की तरफ है। हम जो पाकिस्तानी कुछ समझदार लोग हैं उन्होंने तो ये जो चूरन बेचते थे हमारे सियासतदान, उसको सुनना और लेना बंद कर दिया है। और लेकिन अभी बहुत सारी मेजॉरिटी पाकिस्तानी लोगों की ऐसी है कि वो इस चीज़ पे अभी भी अटल हैं कि कश्मीर हमारा है और हम एक टाइम पे उसको वापस लेंगे। और किस तरह लेंगे, कैसे लेंगे, क्या मामला होगा, ये किसी को कुछ नहीं पता। फ्यूचर में सारी बातें। और दूसरी रही बात, पाकिस्तान अपने एसेट्स बेचने जा रहा है, तो पाकिस्तान के पास है ही कुछ नहीं, वो क्या करेगा, अपने एसेट ही गिरवी रखेगा या बेचेगा या कुछ ना कुछ करके अपने जो मामलात हैं वो चलाएगा। और नीयत अभी भी इनकी नहीं है कि कुछ पॉलिसी लाएं, कुछ बेहतरी की तरफ कुछ ऐसे चीज़ें करें। यहाँ पे हालात ही कुछ अजीब किस्म के हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पिछले क्या कर रहे थे, किस पे भरोसा किया जाए, किस पे ना किया जाए। बड़े अजीब से मायूसी वाली सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में इस टाइम पे हो रही हैं। एक कहता है कि मैं मानूंगा, एक कहता है मैं नहीं मानूंगा। जो मानने वाला है वो वही फैसला मानता है जो उसके हक में हो, और जो ना मानने वाला है वो वही है जो जिसके हक में फैसला ना होने वाला हो। तो यहाँ पे पाकिस्तान की अगर फिक्र किसी को है तो वो हो सकता है कि शायद जो कह रहे हैं कि हम नरम मुदाखलत करेंगे उनका ही है, क्योंकि उनकी जो लाठी पीछे से है उसके बगैर ही इनके मामला चलते भी नहीं सियासतदानों के। उनको फिर मुदाखलत करनी पड़ती है, फिर कहते हैं ये सारा कुछ उन्होंने किया हुआ है आज तक। यहाँ पे ना तो कभी कोई सियासतदान आया है कोई इस काबिल हो कि कौम जिसके पीछे खड़ी हो सके और कहे नहीं भी आप अपना काम करें, ये बंदा अब हमें मिल गया, ये हमें लेके जाएगा। और ना ही कोई ऐसा कभी भी माजी में कोई ऐसा वक़्त आया पाकिस्तान के पास। एक टाइम पे लाखों करोड़ों डॉलर बरस रहे थे पाकिस्तान पे, लेकिन मुशर्रफ टाइम उन्होंने उस टाइम भी उन चीज़ों को संभाला नहीं, और उस टाइम पे जो पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती थी नहीं की। ना 60s में, ना 90s में, ना 70s में। जो अभी अभी मामलात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान को अपने एसेट बेचने पड़ रहे हैं या गिरवी रखने पड़ रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। अगर खाने के लिए कुछ नहीं है तो बंदा अपने घर का सामान ही बेचेगा। तो ये अपने घर का सामान बेचने पे तुले हुए हैं। तो कश्मीर की पॉलिसी पर कोई क्या बयान देगा या कोई क्या करेगा, ये तो अभी बड़ी दूर की बात है। बिल्कुल जी। सबसे पहले जो चीज़ है, कश्मीर जो है वो सिर्फ चूरन के हद तक है। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो अब इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये इसके ऊपर चूरन बेचा जाता है। वाह वाह करवाने के लिए देखें, ये भारत के दिफाई मिनिस्टर ने ये बयान दे दिया, पाकिस्तान के मिनिस्टर ने ये बयान दे दिया। तो ये बयानों की हद तक है, और इसमें सारा नुकसान जो है वो कश्मीर का ही है। ठीक है। और कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए इन्होंने क्या सोचना है, ये पहले अपनी आवाम की बेहतरी के लिए नहीं सोचते। तो ये बयान जो है इनको सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें जो है ना, ये सारा ड्रामा है, ये प्रोपोगंडा बयान होते हैं, तो ये देते हैं अपनी आपको वाहवाही करवाने के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर तो तवज्जो देनी नहीं चाहिए। बस ये इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि कश्मीरियों की ज़िंदगी में क्या बेहतरी आ रही है, उसको देखना चाहिए। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान जो है वो अपने एसेट्स बेच रहा है। वो हमारे हुक्मरानों की नाअहलियों की वजह से हमारे यहाँ तक नौबत पहुंची है कि हम अपने ही घर की चीज़ें बेचने के लिए तैयार हैं, और हमने कानून भी पास करवा लिया है। और हमने अपनी मर्जी की पार्लियामेंट बनाई हुई है, हम मुसल्लत हैं उसके ऊपर, हम जो चाहें कानून बना सकते हैं। और पुलिस कोई नहीं, सिर्फ डंग टपाउट काम कर रहे हैं। किसी तरीके से ये जो टाइम है, ये जो टन्योर है, ये साल 1.5 साल का ये गुजर जाए,
और उसके बाद जो है ना फिर आगे जो हुकूमत आएगी वो देखा जाएगा। आप एक दफ़ा सारा कुछ जो है पेट्रोल भी बढ़ा दो, डॉलर भी बढ़ा दो, हर चीज़ जो है ना इम्पोर्ट जो है ना उसके ऊपर अब फुली इन्होंने पाबंदी लगा दी। पहले लग्जरी आइटम्स के ऊपर पाबंदी थी, अब सारी एक्सपोर्ट के ऊपर, इम्पोर्ट के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी है। अब इम्पोर्ट के ऊपर क्या है कि आपने सबसे पहले तो अपने आप को काबिल करना है, तो फिर ही आप पाबंदियां लगा सकते हैं। अब जो बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं जिनके ऊपर इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है, वो भी अब इंडस्ट्री बैठ जाएगी तो फिर कैसे आपकी जो एक्सपोर्ट हो रही थी वो पहले ही आप जो है ना नीचे आ गई, 36 अरब डॉलर से अब नीचे आ गई, वो 24 अरब डॉलर पे आ गई है सिर्फ इन 4-5 माह में। तो चीज़ ये है कि जब आप ऐसे इक़दाम करेंगे जो मुल्क दुश्मन भी नहीं करते, ठीक है, इन हुक्मरानों के होते हुए हमें किसी दुश्मन की क्या ज़रूरत है जो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं, हमें इस काबिल नहीं छोड़ पा रहे कि हम अपना दिफा भी कर पाएंगे कि नहीं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे हुक्मरानों को निशाने इबरत बनाना चाहिए, लेकिन इनको बनाया नहीं जाएगा क्योंकि इनके पीछे जो करता धरता है वही आज के जो हालात हैं उनके जिम्मेदार भी वही हैं, लेकिन वो भी अभी तक होश के नाखून नहीं ले रहे। सबको निशाने इबरत बना दें, पाकिस्तान के लिए कोई एक फैसला तो कर ले। जो भी कसूरवार है, चाहे उसमें इमरान खान साहब की गलती है, जो भी इसमें शामिल है, सबको निशाने इबरत बनाएं ताकि आने वाला जो है वो तो सिर्फ पाकिस्तान से मुखलिस होकर आगे निकले। कोई अगर आगे आना भी चाहता है तो फिर, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक ने अपने लिए पीपल पार्टी रखी हुई है, वो कहता है अगला जो है ना चीफ मुझे बनाना चाहिए, दूसरे ने नून लीग रखी हुई है, वो कहता है अगला चीफ मुझे बनाना चाहिए, तीसरे ने जो है ना वो पीटीआई के पीछे सपोर्ट है तो अगला चीफ मुझे बनाना। तो अब ये जो नवंबर तक है ना ये सियासी नुरा कुश्ती जो है ना वो चलती रहेगी, लेकिन अगर इसको हल कर लिया जाए अफ़ाम तफ़हीम के साथ, काबिलियत को देखा जाए कि जो काबिल है वो उसको आगे आने दिया जाए, तो फिर ये हालात कभी भी नहीं होंगे। लेकिन क्या करें, 70 सालों से यही ड्रामा चलता आ रहा है, लेकिन अब हालात पहले वाले नहीं है। अब सब कुछ अवाम की आंखों के सामने होता है, तो अवाम अब पूछेंगे, अवाम अब खामोश नहीं रहेंगे। कब तक? जब आप मुल्क दिफालिया होने के करीब है, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग फिर आपका गिरेबान ही पकड़ेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कितनी जंगें लड़ी हैं और कितने आपने शहीद करवाए हैं और आपने क्या किया है क्या नहीं किया। अवाम फिर ये नहीं देखेगी, अवाम फिर अपना हक लेना जानती है। अवाम को इस हद तक ना लेके जाएं। अभी भी अवाम बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही है, लेकिन ये होश के नाखून नहीं लेंगे तब तक, जब तक अवाम इनका हालात जो है वो श्रीलंका वाले नहीं करते, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बस ये तुरंत ही बेचा जा सकता है कि बस जी ये रिमार्क्स आ गए हैं, अब ये फैसला आएगा। लेकिन जब फैसला आता है तो भाई रिमार्क्स तो आपके ये थे, लेकिन ये फैसला कहाँ से आ गया? तो फैसला कहीं और से ही आता है। तो चीज़ ये है कि एक छोटा सा फैसला उसको लमकाने के लिए बहुत लंबा तूल दे दिया जाता है। तो ये तो हमारा जस्टिस सिस्टम है, उसके ऊपर क्या कोई भरोसा कर सकता है कि वो क्या फैसला आएगा? जी एक सिंपल सा केस है, उसके ऊपर फैसला सुनाना है। अगर कभी हम सुनाने पे आते हैं तो रात को 12 बजे हम फौरन उसके ऊपर जो है ना वो फैसला भी सुना देते हैं। अगर नहीं सुनाने पे आते तो फिर एक सिंपल वही केस दोबारा जो है ना उसका फैसला वो जी आगे लमका देते हैं। फैसले अदालतों में नहीं होने चाहिए, कहीं और पे नहीं होने चाहिए, फिर ही मुल्क तरक्की करेगा। और जब ये सारी चीज़ें सही होंगी, सब इदारे ठीक हो जाएंगे, तो फिर ये दिवालियापन भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। जी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा और पाकिस्तानियों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और ये जो श्रीलंका वाले मामलात हैं ना, ये पाकिस्तानी कौम अपने छोटे से हक के लिए तो बाहर निकलती ही नहीं, और ये किस तरह से श्रीलंका वाले मामलात करेगी ये मुझे नहीं लगता। इस कौम में इतनी विल है कि ये अपने हक के लिए खड़ा होना सीखे। अगर इनमें कुछ होता तो जब खराबियाँ शुरू हुई हैं तभी बाहर निकलती, अपने छोटे छोटे हक के लिए बाहर निकलना शुरू करती। फिर कुछ नज़र आता, कुछ इनको डर होता है इस कौम का, लेकिन इस कौम का इनको कोई भी डर नहीं है। और ना ही मेरा ख्याल है कि इस कौम में इतनी विल है कि ये श्रीलंका वाले भी मामलात कर सकती है। तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और मेजर साहब ने सही कहा, डिफ़ॉल्ट करने वाला नहीं है। डिफ़ॉल्ट आप कब के कर चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। आई होप सो हमारी आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।